हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने किसकी बात करी थी? पिछली कक्षा में हमने चर्चा करी थी हमारे पाचन की कार्यकी के बारे में, हमने समझ लिया था। साथ ही साथ हमने हमारा जो अवशोषण का पार्ट है, यानी कि हमने हार्मोन्स के साथ साथ अवशोषण के पार्ट को भी हमने शुरू कर दिया था। ठीक है। और अवशोषण के भाग में हमने किसकी बात करी थी? हमने देखा था कि जो अवशोषण होता है वो मुख्यतः तीन तरह से था। कौन कौन सा? एक हमने बात करी थी सिंपल डिफ्यूजन की, एक हमने बात करी थी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, और एक हमने बात करी थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो देखिए, जैसा कि हमने बात करी थी कि जो सबसे पहले अवशोषण होता है, शुरू होता है, वो कहां से होता है? मुख से होता है। अब देखिए, मुख के अंदर अवशोषण की अगर हम बात करें तो मुख के अंदर किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कि हम अवशोषण होता नहीं है वैसे, लेकिन केवल जो कुछ दवाइयां होती हैं या अल्कोहल होता है, उन्हीं का जो है अवशोषण मुख में हो पाता है। ठीक। उसके बाद हम बात करें किसकी? आमाशय की। तो आमाशय में जो अवशोषण था वो किस तरह का है? आमाशय में कुछ जो क्या कहते हैं कि हम जल का, लवण का इत्यादि का जो अवशोषण है वो हमारे आमाशय में होता है। साथ ही साथ जो अल्कोहल है, ठीक है ना, उसका संपूर्ण जो है अवशोषण कहते हैं कि हम वो आमाशय में होता है। ठीक। इसके बाद हम किसकी बात करें? इसके हम बात करें हम हमारे अगर छोटी आंत की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो लोह तत्व है और जो कैल्शियम है उसका जो पाचन है वो यहाँ पर होता है। तो इस तरह से क्या है कि सभी जो क्रियाएं होती हैं वो मुख से लेकर हमारे जो इंटेस्टाइन की यानी कि हमारे आंतों के भाग तक होती हैं। और जो मुख्य रूप से जो हम कह सकते हैं कि अवशोषण होता है वो किस में होता है? वो हमारी छोटी आंत अर्थात हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें हम तो ड्यूडेनम से सटा हुआ जो पार्ट होता है, ड्यूडेनम के आगे वाला भाग जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम मध्यांत्र बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं। जेजुनम वाले भाग में सर्वाधिक जो है वो अवशोषण होता है हमारे द्वारा लिए गए भोजन का। आई बच्चों बात समझ में? ठीक है। तो हम सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? आज हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे अवशोषण में के प्रकारों के बारे में। ठीक। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। तो हमने अवशोषण के प्रकार, ठीक है, हमने तीन प्रकार देखे थे। पहला प्रकार क्या था? हमने बात करी थी सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन की। किसकी बात करी थी बच्चों? सिंपल डिफ्यूजन। फिर हमने चर्चा करी थी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। ठीक। उसके बाद हमने किसकी बात करी थी? तीसरी हमने बात करी थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है। अब देखिए, जो हमारा सिंपल डिफ्यूजन और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था उसमें कैसा प्रोसेस है? यह एक कहते हैं कि हम पेसिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें दो ही प्रोसेस काम करेंगे। कौन कौन से? एक तो पैसिव काम करेगा, आपका कार्य करेगा, और दूसरा एक्टिव यानी कि सक्रिय कार्य करेगा। ठीक। अब जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें कैसा होगा? इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि इसमें एक्टिव ही होगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए, कुछ पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मुख द्वार की। ठीक। तो यहां हम इसको क्या लिख सकते हैं? मुख द्वार। ठीक। या मुख ग्रसिका भी हम इसे कह सकते हैं। तो सर्वप्रथम मुख ग्रसिका से हमारे मुख में किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं होता है। अवशोषण नहीं होता है, पहली बात। अब जब इसका अवशोषण नहीं हो रहा तो किसका होगा? इसमें अवशोषण होगा। किसका?
कुछ दवाइयां तथा अल्कोहल का, किसका हो रहा है? यहां पे जो अवशोषण हो रहा है वो होगा कुछ दवाइयों तथा अल्कोहल का अवशोषण होता है। हम ये लिख सकते हैं का अवशोषण होता है। ठीक, सबसे पहले हमने किसकी बात करी? हमने बात करी यहां पर मुखद्वार की। अब हम किसकी चर्चा कर लेते हैं? अब हम चर्चा कर लेते हैं इसमें अगले भाग की, हमारा जो है हमारा आमाशय, यानी कि स्टमक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आमाशय में अवशोषण, अब आमाशय में जो अवशोषण हो रहा है वो किस प्रकार का है? आमाशय के भीतर आमाशय के भीतर कुछ लवण तथा जल का व अल्कोहल का अवशोषण होता है, का अवशोषण होता है। आई बात समझ में? चलिए, अब हम किसकी बात करें? अब हम बात करते हैं किसकी? छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में अवशोषण। अब छोटी आंत में किसका अवशोषण होगा? छोटी आंत में लौह तत्व का और कैल्शियम का अवशोषण होगा। ये भी लिखते हैं हम, क्या कर सकते हैं कि इसमें लौह तत्व तथा कैल्शियम का अवशोषण होगा। ठीक है, जो भी हमने चर्चा करी वो हमने क्या करा? हमने उन पॉइंट्स को लिख लिया। ठीक, और हमने क्या बात करी कि इसमें 3 प्रकार के हैं प्रोसेस। कौन कौन से? सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो जो इसमें सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो कैसा है? पैसिव है। जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिव है, यानी कि सक्रिय है। ठीक बच्चों, चलिए अब हम किसकी बात करेंगे? अब देखिए, हम कंप्लीटली समझने जा रहे हैं कि जो अवशोषण है वो किस तरह से हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम किसके हेल्प से समझेंगे? इसको हम समझेंगे कि कह सकते हैं कि जो हमारी गट है या जो हमारी ल्यूमन जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि कई तरह के जो होते हैं फोल्ड्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये फोल्ड्स क्या करते हैं? ये जो फोल्ड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये जो फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, तो ये इन्हें क्या कहते हैं? रसांकुर होते हैं। इसमें रसांकुर उपस्थित, तो रसांकुर को हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। ठीक है, विलाई के ऊपर की तरफ क्या उपस्थित होती है? विलाई के ऊपर इसमें उपस्थित होते हैं कुछ माइक्रोविलाई, जो क्या करते हैं कि अवशोषण का जो सरफेस एरिया है, जो स्तर है अवशोषण का, उसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और कैसे होते हैं? ब्रश बॉर्डर होते हैं, इस तरह से कुछ घुमावदार। कैसे होते हैं ब्रश बॉर्डर? ब्रश बॉर्डर को हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे एपिथेलियम प्रेजेंट होती है वो किस तरह की है? कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये ऐसे ब्रश बॉर्डर होती है। ठीक है, इसमें कैसी है? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है, और इन्हीं के ऊपर क्या उपस्थित होते हैं? ये माइक्रोविलाय उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्मांकुर बोलते हैं। रसांकुर किसको बोला हमने? विलाई को बोला। इसके ऊपर क्या उपस्थित है? सूक्ष्मांकुर उपस्थित है। ठीक है ना, तो ये जो माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं ये भी क्या करते हैं? ये अपनी उपस्थिति इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। अब आप मानिए कि कोई धागा है, ठीक है, एक तो उसको हम बिल्कुल सीधा रखें, ठीक, उसको हमने बिल्कुल सीधा रखा है तो क्या है? उसका सरफेस एरिया कम है। लेकिन अगर उसी धागे को अगर हमें किसी डिब्बी में रखना हो, हम कहते हैं कि एक डिब्बी मान लेते चलिए, ठीक है ना, तो गट क्या है? एक संरचना है। किस तरह की? एक पाइप ट्यूब लाइक संरचना है। तो ट्यूब लाइक जो संरचना होती है, ये नलिकाकार संरचना, इसके अंदर हमको धागे
धागे नुमा कोई चीज हमें अंदर एंटर करनी है, इसमें अंदर हमें डालनी है, व्यवस्थित करनी है, तो क्या करेंगे, अगर हम सीधा एक धागा डालेंगे तो उसकी लेंथ कम होगी, लेकिन अगर उसी धागे को हम ऐसे फोल्ड करके घुमावदार में डालेंगे तो ज्यादा मात्रा के अंदर क्या होगा कि वो अंदर धस जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो यानी कि क्या होगा, इस तरह से जो प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये क्या करती हैं, ये कह सकते हैं कि सरफेस जो एरिया है, आधारीय भाग जो है, उसको क्या करती है, उसमें बढ़ोतरी करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अवशोषण अत्यधिक मात्रा में होगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो ये कंप्लीटली पॉइंट है। अब इसको हम किसकी हेल्प से समझेंगे, इसको समझेंगे हम हेल्प एक संरचना यानी कि डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, तो आप डायग्राम को देखिए, यहां पर देखिए, ये क्या है, ये हमारा वेल मैनेज डायग्राम है। ठीक है ना, तो यहां हमने किसकी संरचना ली है ना, विलायस का, बहुत सारी विलायी में से हमने एक विलायी की संरचना ली जिसको हम क्या बोलते हैं, विलस। ठीक है, तो विलस की हमने एक संरचना ली है और इसके अंदर हम एब्सॉर्प्शन यानी कि अवशोषण के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए बच्चों, यहां पर आप नोटिस कीजिएगा कि यहां पर जो आपको ये रेड कलर से जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये क्या है, ठीक, इसको हमने क्या बोला, ये हमारी ब्लड वेसल है। क्या है, ब्लड वेसल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, ये क्या हो गई, ये हमारी ब्लड वेसल हो गई। ठीक, क्या है, ये ब्लड वेसल है, रेड कलर से बनाया हुआ है हमने। अब देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जो भी भोजन पच रहा है, जिसका अवशोषण पच चुका है, उसका अवशोषण हो रहा है, वो कहां जाना है, उसके न्यूट्रिएंट्स कहां पर जाने हैं, वो हमारे रक्त में ही जाने हैं। ठीक है ना, तो यहां पे क्या है, ये जो आपको रेड कलर की दिखाई, ये हमारी ब्लड वेसल है। ठीक, अब देखिए, ये जो भाग है बाहर का, ठीक है, जहां पे मेरा पाम रखा हुआ है, मेरा हथेली जो मेरी रखी हुई है, इस भाग को हम क्या कहेंगे, ये भाग होगा हमारा कौन सा भाग, ल्यूमन का भाग, क्योंकि अल्टीमेटली सभी कहां व्यवस्थित है, ल्यूमन में है। ल्यूमन का है, एक खाली भाग होता है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इस वाले हिस्से को हम क्या कह देंगे, ल्यूमन कह देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ल्यूमन हो गया। ठीक, ये वाला खाली भाग क्या है, ये ल्यूमन हो गया। ठीक, चलिए, अब देखिए, यही आपको साथ साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं, इसी के साथ साथ आपको ये क्या दिखाई दे रहे हैं, ये जो उभार है, ये क्या है, ये जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारी, ये वाला पार्ट होगा हमारा कंप्लीटली, जो ये पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सबम्यूकोसा। ठीक है, और ये क्या है, म्यूकोसा। ध्यान से समझिएगा, ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, पूरा नीचे का भाग मिलाकर ये हो गया सबम्यूकोसा और ये हो गया म्यूकोसा। अब देखिए म्यूकोसा पे क्या है, देखिए ये क्या है, ये आपको छोटे 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 सूक्ष्मांकुर दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इनको क्या बोलेंगे, ये है हमारे माइक्रोविलाई। क्या है, ये माइक्रोविलाई उपस्थित है। ठीक, और इसी के साथ में कंप्लीटली देखिए पूरी 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 समानांतरीय माइक्रोविलाई पूरे एक वायरस पर फैले हुए हैं। ठीक है, आपको जो ग्रीन ग्रीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्या है, यह माइक्रोविलाई है, यानी कि सूक्ष्मांकुर है। ठीक, अब देखिए साथ ही साथ में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो ऑरेंज कलर से, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये क्या है, गॉबलेट सेल्स हैं। और ये क्या कार्य करते हैं, ये क्या कार्य कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं किसका, म्यूकस का सीक्रेशन। क्या कर रहे हैं, म्यूकस का सीक्रेशन कर रहे हैं, एक चिपचिपा पदार्थ ये स्त्रावित करते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, गॉबलेट सेल, क्या चषक कोशिकाएं भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, चषक कोशिकाएं। और ये क्या कार्य कर रही हैं, म्यूकस का सीक्रेशन कर रही हैं। क्या कर रही हैं, म्यूकस का स्त्रावण कर रही हैं। ठीक है, गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं, म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। अब देखिएगा, अब हमने यहां पर सबसे पहले किसकी बात करी कि जो ल्यूमन का एरिया है। ठीक है, ये सरफेस एरिया कौन बढ़ा रहा है, इसमें विलाई प्रेजेंट है, विलाई पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, तो ये क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जहां पे क्या होगा, अत्यधिक से अत्यधिक जो है वो अवशोषण हो सके। ठीक, अब इसमें अगली हम चर्चा किसकी करेंगे, अब हम बात करेंगे इसके अंदर ये जो आपको ब्लू लाइनिंग से जो स्पेस दिख रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ये वाला भाग कहलाएगा हमारा लैक्टियल। इसे हम क्या कहेंगे, लैक्टियल कहेंगे। ठीक है, लैक्टियल में क्या है, ठीक,
लेक्टियल में कहते हैं कि लेक्टियल वह भाग है जहां पर रक्त वाहिनियां व लसिका वाहिनियों का जाल होता है, यहाँ पे इनकी उपस्थिति होती है। ठीक है, इस लेक्टियल वाले रीजन के अंदर, इस लेक्टियल वाले भाग के अंदर। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, कंप्लीटली अगर हम इस चीज की बात करें यहां पर, तो हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले किसकी, हम बात करेंगे यहां पे इस लाइन की। ये जो है हमारी, यहां पर अब्सॉर्प्शन किस चीज का होना है, अवशोषण किस चीज का होना है। यहां पे जो स्मॉल अमाउंट के अंदर देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट, इसमें क्या है, यहां पर कुछ कम मात्रा के अंदर जो हमारे मोनोसेकेराइड है जैसे कि ग्लूकोज, साथ ही साथ कुछ अमाइनो एसिड्स और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका क्या होगा, यहां पर कुछ मात्रा में अवशोषण होगा। ठीक है, तो ये जो अवशोषण होगा ये किस क्रिया के द्वारा होगा, ये जो अवशोषण होगा वह विसरण क्रिया के द्वारा होगा, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से होगा। आई बात समझ में? ठीक है, देखिए ये जो तीन लाइन है आपके पास, इन तीनों लाइनों को ही हमें समझना है। इन तीनों लाइनों को समझने के लिए हमने ये पूरी संरचना को बनाया है। ध्यान से समझिएगा, अब्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं हम, अवशोषण की बात कर रहे हैं। तो एब्सॉर्प्शन की जब हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट है मोनोसेकेराइड का, जिसमें ग्लूकोज और कुछ मात्रा में अमाइनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जैसे क्लोरीन आयन हम कह सकते हैं। ठीक, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होंगे, ये विसरण विधि के द्वारा अवशोषित होंगे। आई बात समझ में? अब देखिए किस पे जाएंगे, अवशोषण कहां हो रहा है, वेसल्स में हो रहा है, ब्लड वेसल है ये। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, फ्रक्टोज एंड सम अमाइनो एसिड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। अब देखिए यहां पर क्या है, यह एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है। अगर आप देखें तो यहां पर एनसीईआरटी ने कई बार चेंज भी किया है। जब पिछली जो एनसीईआरटी है उसके अंदर उन्होंने लिख रखा था फ्रक्टोज एंड सम अमाइनो एसिड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। ठीक, लेकिन तो अभी जो उन्होंने चेंजेस किया, इससे पहले जब चेंजेस किया इन्होंने, तो यहां पे क्या था, इसमें चेंजेस करके करा इन्होंने ग्लूकोज एंड सम अमाइनो एसिड विद द हेल्प ऑफ कैरियर, यानी कि यहां पे फ्रक्टोज आए। ठीक है, तो भी क्या होगा, जो भी क्वेश्चन फ्रेम होगा वो इसी लाइन के ऊपर फ्रेम होगा, और यहां ग्लूकोज भी आए तो क्वेश्चन उस पर भी फ्रेम होगा। तो आपको दोनों ही चीजों को ध्यान में रखना है। अगर आप पुराने क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो सेकेंड लाइन क्या है हमारी एनसीईआरटी की, फ्रक्टोज और कुछ मात्रा में क्या, अमाइनो एसिड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, यानी कि किसी की सहायता से यहां पर क्या हो रहा है, इसका अब्सॉर्प्शन हो रहा है। जब किसी की सहायता से, या कोई कैरियर है, कोई माध्यम है, उसकी वजह से यहां पे अवशोषण हो रहा है, तो इस तरह का जो अवशोषण कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा, वो अवशोषण होगा हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा। आई बात समझ में? यहां पर जो स्मॉल अमाउंट में जो ग्लूकोज था, अमाइनो एसिड था, इलेक्ट्रोलाइट्स था, यहां सिंपल डिफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, विसरण विधि के द्वारा। लेकिन यहां पर जो है क्या है, किसी कैरियर के द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा यहां पर क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। ठीक, तो जो अवशोषण हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे, फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहेंगे। आई बात समझ में? चलिए अब हम क्या कहते हैं, तीसरी लाइन की तरफ देखिए, यह है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम आयन। यहां पर ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का और सोडियम आयन का किस तरह से अवशोषण हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा अवशोषण हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। चलिए आप इसको यहां तक समझिए, फिर इसके बाद हम इसके आगे चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने यहां तक। तो ये जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड और सोडियम, ये किसके द्वारा शोषण हो रहा है, ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो कैसी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहां पर हो रहा है, और यहां पर सिंपल डिफ्यूजन हुआ और फैसिलिटेड डिफ्यूजन हुआ। तो इन तीनों लाइनों को, जो तीनों टर्म्स आपको दे रखी हैं, ये तीनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कैसी है, ये आपकी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। और जो क्वेश्चन आपसे पुट अप होता है, जो पूछा जाता है प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में, वो यहीं से आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अब इस पोर्शन को आप यहां तक ध्यान रखिए। अब क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। किसके बारे में, आगे हम चर्चा करेंगे इसके और दूसरे पार्ट्स के बारे में। चलिए अब देखिए क्या है, ये वाला एरिया कौन सा है, ल्यूमन है। ठीक, अब जो
आपको ये जो माइक्रोविलाई दिख रही है, माइक्रोविलाई साथ में आपको ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, ये जो डॉट है येलो कलर में, ये क्या है? इसे हम क्या बोलेंगे? ये है हमारे एंटेरोसाइट्स। क्या है? एंटेरोसाइट्स हैं। ठीक, सबसे बड़ी जो भाग है ये क्या है? सबसे बड़ी लसिका वाहिनी, इसे हम क्या बोलेंगे? ये लसिका वाहिनी है लैक्टियल। इसमें क्या है? ठीक, सबसे बड़ी लसिका वाहिनियां हैं, इसमें रक्त वाहिनियां उपस्थित और लसिका इसमें उपस्थित है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी लसिका वाहिनी बोलेंगे, जिसे हमने क्या कहा? लैक्टियल कहा। और ये क्या उपस्थित है? ये है एंट्रोसाइट्स। ठीक है, ये कहाँ उपस्थित है? ये है जो हमारी विलाई है उसके ऊपरी भाग पर ये स्थित है। इसको क्या बोला हमने? एंटेरोसाइट्स बोला है। ठीक, चलिए अब देखिए कंप्लीटली क्या है, ये एंट्रोसाइट्स अवेलेबल है, यहां पर उपस्थित है। ठीक, अब चलिए अब देखिए क्या हो रहा है। अब सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? अब हम यह बात कर लेते हैं फैट के एब्सॉर्प्शन की। ठीक, किस तरह से जो फैट का एब्सॉर्प्शन होता है, या हम कह सकते हैं कि जो पाचन है वसा का, वह किस तरह से हो रहा है। यहां पर देखिए फैट बाइल की फॉर्म प्लस लाइपेज की हेल्प से, की मदद से क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहां पे क्या बन रहे हैं? डाइग्लिसराइड। ठीक है, इस डीजी का अर्थ क्या है? डीजी है यहां पर डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड, फिर ये मोनोग्लिसराइड। ठीक है, ये क्या है यहां पर? मोनोग्लिसराइड। ठीक है, यहां डाइग्लिसराइड, ये मोनोग्लिसराइड, और यहां पे क्या? ये बाइल साल्ट है, और साथ में क्या उपस्थित है? फैटी एसिड। ठीक है, तो यहां पर ये किस में हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है किस पे? यहां पे डाइग्लिसराइड है, यहां पर मोनोग्लिसराइड है, यहां पे बाइल साल्ट है और फैटी एसिड अवेलेबल है, यानी कि उपस्थित है। तो यहां पे क्या है? ये है स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ फैट। किसकी? स्मॉल यानी कि छोटे छोटे क्या है? ड्रॉपलेट की फॉर्म में है, एक गोलानुमा संरचना है। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा? फैट कहा। यहाँ पे फैट की ड्रॉपलेट अवेलेबल है छोटे छोटे रूप में। ठीक, अब देखिए जो छोटे छोटे रूप में ये ड्रॉपलेट उपस्थित है, इसे हमने क्या कहा? ये क्या बनी? इसे हमने कहा मिसेल। क्या कहा? मिसेल। देखिए होता क्या है कि हमारे शरीर में जो फैट का अब्सॉर्प्शन होता है, यानी कि फैट को देखिए, फैट का पाचन किससे होगा? फैट से होगा। ठीक, लेकिन आजकल क्या है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि हम कह सकते हैं कि एक तरह से कि जो फैट का पाचन है वो अत्यधिक मात्रा में हो। जैसे सपोज कीजिए आप कि जब आप कभी विटामिन डी या कोई फैट सोल्युबल विटामिन की आप कोई टैबलेट लेते हैं, ठीक है, या कैप्सूल फॉर्म में लें या टैबलेट फॉर्म में लें, तो जैसे आपने विटामिन डी की कैप्सूल ली, ठीक है, तो विटामिन डी का जो एब्सॉर्प्शन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर, अगर वो कन्वेंशनल वे है, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ये कन्वेंशनल वे है एक तरह से। ठीक है ना, तो कन्वेंशनल वे के अंदर जब हम उसको लेते हैं, तरीके से हम लेते हैं, तो वो 50% ही क्या होती है? उसका अवशोषण होता है हमारे शरीर में, बाकी 50% उसका अवशोषण नहीं होता। ठीक है, कुछ दिनों तक वो हमारे शरीर के अंदर पड़ी रहती है, और फिर शरीर हमारा क्या रहता है कि तो उसको तो बहुत दिन हो गए भाई पड़े हुए, इसका तो कोई काम ही नहीं है, ये तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, इसका अवशोषण हो ही नहीं रहा। तो शरीर क्या करेगा? उसको वेस्ट मटेरियल समझ के शरीर से रवाना कर देगा। क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो वहां पर एब्सॉर्प्शन कैसा हुआ? 50% हुआ। लेकिन अब क्या है, जैसे ये मिसेल है, तो उसी तरह से क्या होती है कि एक टेक्नोलॉजी हम काम में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं मिसेलाइजेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या करते हैं, जो मिसल्स होती हैं छोटी छोटी, इनके अंदर विटामिन डी को इनप्रेग्नेंट कर दिया जाता है। उसके अंदर क्या होता है? मिसल्स जो हैं उनके अंदर विटामिन डी को इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि देखिए क्या होता है, जो एक्वस लेयर होती है वो क्या करती है? वाटर सोल्यूबल चीज को, यानी कि मिसाइल कैसी हैं? मिसाइल्स को कहते हैं कि वाटर सोल्यूबल कह सकते हैं। ठीक है, तो जो मिसाइल्स होती हैं वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म के अंदर होती हैं। तो जब वाटर सोल्यूबल फॉर्म के अंदर, तो एक्वस लेयर क्या करेगी? उसको अलाउ करेगी अंदर आने के लिए। और अगर वो फैट के रूप में होगी तो एक्वस लेयर क्या करेगी? वाटर सोल्यूबल लविंग है। अगर वाटर लविंग है तो वो क्या करेगी? उसको फैट को भीतर नहीं प्रवेश करने देगी। तो यहाँ पर क्या है कि हमने जो वाटर लविंग मिसाइल है उसी के अंदर हमने इनप्रेग्नेंट कर दिया विटामिन डी को। ठीक, तो उससे क्या हुआ, जब जो मिसाइल गई वो एक्वस लेयर को क्रॉस कर गई, क्योंकि विटामिन डी तो है वो कहाँ है? उसके अंदर उपस्थित है, और जो आउटर कवरिंग है वो किसकी है? वो कहते हैं कि मिसाइल्स की है। ठीक
ठीक है, तो वो कैसी है, वाटर लविंग है, तो वो क्या कर गई, सीधे सीधे एक्वस लेयर को क्रॉस कर गई और वहां पर जाकर क्या हो गया, उसका ब्रेकडाउन हो गया। तो कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि आज के हिसाब से, ठीक, तो यहाँ पे एब्सॉर्प्शन हो जाता है किसका, फैट मॉलिक्यूल का। ये एक ड्रग के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई, इसी को क्या बोलते हैं, एक्वा इवॉल्व टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वा इवॉल्व टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत सारी विटामिन की जो टैबलेट्स आती हैं, स्पेशली विटामिन डी जो होता है उसके अंदर ये जो है टेक्नोलॉजी काम में लाई जाए, जिसको बोलते हैं हम मिसेलाइजेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कोर्स से रिलेटेड नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज अपग्रेड के हिसाब से। चलिए, तो यहां पर क्या है, ये मिसल्स हैं। अब ये छोटे 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 जो आपको क्या दिखा रहे हैं, ये मिसल्स की फॉर्म है, छोटी छोटी। ठीक, अब ये मिसल्स कहां एंटर होंगी, किसमें, इन एंट्रोसाइट्स में। कहां एंटर हो रही हैं, ये जाएंगी सीधे सीधे इन एंट्रोसाइट्स में। ये देखिए कुछ इस तरह से ये एंट्रोसाइट्स में एंटर हो जाएंगी। कहां एंटर हो रही हैं, एंटेरोसाइट में। अब ये जो एक मिसेल है, अगर इसके हम बड़े रूप को देखें तो इसका बड़ा रूप क्या है, ये एक मिसेल है, पूरी किसमें जा रही है, एंट्रोसाइट में जा रही है अवशोषण के लिए। ठीक, एंट्रोसाइट में जब ये एंटर कर रही है, भीतर प्रवेश कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके ऊपर जो कोटिंग है ये क्या है, फैट मॉलिक्यूल है। इस पे प्रोटीन किसकी है, इस पे जो कोटिंग हो रही है वो प्रोटीन की कोटिंग है। किसकी कोटिंग कहेंगे, प्रोटीन की कोटिंग है। तो इस पे जो ये आपको कोट दिखाई दे रहा है, ये कोट, ये किसका कोट है, ये प्रोटीन का कोट है। और ये क्या है, इसे हमने मिसल बोला। अंदर तो इसमें क्या है, अंदर तो इसके अंदर फैट है। ठीक है, फैट की गोली है ये, और इस पे जो कोटिंग है, फैट की कवरिंग, सॉरी अंदर फैट है और इस पे जो कवरिंग हो रही है वो कवरिंग है प्रोटीन की। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये फैट ग्लोब्यूल है, इस पे कवरिंग किसकी है, प्रोटीन की कवरिंग है। आ रही है बात समझ में। अब देखिए, जब ये प्रोटीन की कवरिंग इस पे हो गई तो इसको हमने क्या कहा, इसे हमने कहा काइले माइक्रोन। क्या कहा, काइले माइक्रोन। तो ये क्या हुआ, ये हुआ काइले माइक्रोन। क्या हुआ बच्चों, इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला काइले माइक्रोन। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, काइले माइक्रोन है। ठीक, अब ये काइले माइक्रोन जो बना ये कहां गया, इस स्पेस को हमने क्या कहा था, इस स्पेस को हमने कहा था लैक्टियल, यानी कि लसिका वाहिनी। ठीक है, बड़ी लसिका वाहिनी का स्पेस है, यहां पर क्या एंटर कर गया, यहां पर ये काइले माइक्रोन बना, जो क्या है, एक तरह का फ्लैट ग्लोब्यूल है जिसपे कोटिंग हुई हुई है प्रोटीन की। ध्यान से समझिएगा, ये केस में कन्वर्ट हुआ, मिसल्स थी, मिसल्स की फॉर्म किसमें एंटर हुई, एंट्रोसाइट में, और इसके ऊपर कोटिंग किसकी है, इसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग है, क्योंकि क्या है, फ्लैट ग्लोब्यूल है। ठीक, तो इस पर प्रोटीन की कोटिंग है, तो ये क्या बन गया, काइले माइक्रोन बन गया। और ये कहां एंटर हुआ, ये सीधे हमारे लैक्टियल में गया, और लैक्टियल से पश्चात कहां जाएगा, लैक्टियल से ये मूव करेगा फाइनली हमारे ब्लड के भीतर। देखिए ये कहां गया, सीधे हमारे ब्लड में चला गया, यहां पर। ठीक रहा है, दिख रहा है आपको, ये एंटर कर गया। ठीक है, फाइनली ब्लड में होगा। अब लेकिन देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो ये काइले माइक्रोन है, ये ब्लड में जाने से पहले कौन कौन सी जो क्रियाएं होती है वो किस प्रकार से होती है। अब देखिए यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां से ये जैसे ही बाहर आया, कहां पे, ब्लड में एंटर होने के लिए, तो इस जगह क्या है, यहां पर है हमारे सिस्टर्ना काइले। क्या है, सिस्टर्ना काइले। ये जो सिस्टर्ना काइले है ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है हमारी वेना कावा से। ठीक, लेकिन यहां पर जो सबसे पहले हम बात करें किसकी, लीवर की, तो जितनी भी ये जो क्रिया हो रही है यहां पर, वो कहां है, यहां से कार्य कर रहा है हमारा लीवर। ठीक है, क्योंकि लीवर भी कहां है, महत्वपूर्ण कार्य करता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हम लीवर को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो काइलोमाइक्रोन है, देखिए कहाँ एंटर हुआ, ये सिस्टर्ना काइले के अंदर गया, और सिस्टर्ना काइले से ये कहाँ पहुंचा, ये पहुंचा हमारे लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के अंदर। कहाँ गया ये, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के अंदर, जो क्या है, जिसे हमने क्या कहा है, जो है हमारी वेना कावा,
एक्चुअली इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, ठीक है ना, बड़ी शिरा। ठीक, तो ये जो वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा, इससे ब्लड कहां जाएगा, हमारे हृदय में जाएगा, हमारे हार्ट में जाएगा, और हार्ट से ये कहां कर दिया जाएगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा शरीर की एक एक कोशिका तक, एक एक टिश्यू तक, यानी कि एक एक शरीर की सेल्स और टिश्यू तक जो है ये न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिला है, यानी कि ब्लड में रिलीज जो हो गया है, वो कंप्लीटली पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हार्ट का कार्य क्या है, हृदय का कार्य क्या है, हमारे शरीर में रुधिर का पंप करना, यानी कि रुधिर को पूरे शरीर में जगह जगह तक पहुंचाना। ठीक, तो कंप्लीटली यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो है वो एब्सॉर्प्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अगर इसमें हम पूरे डायग्राम में ओवरऑल हम बात करें यहां पर, तो जो तीन चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। एक तीन चीज ये हो गई, और दूसरा हमारा फैट का। ठीक, आई बात समझ में, इन तीनों आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इनको आपको ध्यान में रखना है। और किस तरह से यहाँ पे जो फैट है, किस तरह से मिसल की टेक्नोलॉजी हुई है, टेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे हम, सॉरी, किस तरह से जो है स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ फ्लैट है वो मिसल में कन्वर्ट है। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, मिसल बोला। और किस तरह से एंट्रोसाइट में कन्वर्ट हुई, कैसे ये काइलोमाइक्रोन हुआ, कैसे इलेक्ट्रल स्पेस में गया, और किस तरह से इसका कंप्लीटली जो पूरी तरह से जो है इसका अवशोषण हुआ, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक है, तो हमें इन तीन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि स्मॉल अमाउंट के अंदर ये मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सिंपल डिफ्यूजन से होता है, जबकि फ्रक्टोज या ग्लूकोज या सम अमाइनो एसिड जो है वो किसी एक कैरियर की सहायता से, माध्यम की सहायता से होता है, तो इसको हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक, और जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कंप्लीटली हमने एक वेलस की बात कर ली पूरी तरह से, और उसके हमने पूरे इस संरचना को अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक, आई बात समझ में, यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए। देखिए, ये जो हमारी गॉबलेट सेल्स होती हैं, चषक कोशिकाएं, ये क्या करती हैं, म्यूकस का स्रावण करती हैं। ठीक, ये म्यूकस का स्रावण करती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो सरफेस यानी कि एपिथेलियल है, ठीक है, ये एपिथेलियल क्या है, ये चिपचिपी रहती है। और साथ में क्या होता है कि इस चिपचिपी होने की वजह से इसका क्या होता है कि पाचन इसमें इजी अच्छे से हो जाता है। ठीक है, ये आपस में क्या होती है, चिपकती नहीं है। तो चिपचिपा पदार्थ होने की वजह से क्या होती है, म्यूकस का सीक्रेशन है वो ग्लोबुलेट सेल्स करती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, चषक कोशिकाएं कहते हैं। आई बात समझ में, बाहर का जो स्पेस था वो क्या था, हमारा ल्यूमन था। ठीक, तो कंप्लीटली हमने इस चीज को कवर अप कर लिया है। चलिए बच्चों, अब आगे बात हम किसकी करते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं हमारे असिमिलेशन वाले पार्ट की, यानी कि स्वांगीकरण के बारे में। फिर बात करेंगे हम इजेशन की फाइनली। ठीक है, तो यहां पर आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। तो आपने कंप्लीटली इस डायग्राम को देख लिया है, ठीक है ना, हमने यहाँ पे कंप्लीट चर्चा कर ली। अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे अब कॉलोन में अवशोषण की। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कॉलोन में अवशोषण के भाग की। तो हम यहां लिखेंगे कॉलोन में अवशोषण। ठीक है, अब देखिए, कॉलोन में जो अवशोषण होता है वो किसकी वजह से है, होस्ट्रा के कारण। होस्ट्रा के कारण क्या होता है कि कॉलोन के अंदर जो है जल का अवशोषण का जो है एरिया बढ़ जाता है। ठीक है ना, इसी की वजह से तो जो जल अवशोषित सतह है जिसे हम कह सकते हैं वो होस्ट्रा की उपस्थिति के कारण बढ़ जाती है, ताकि अत्यधिक मात्रा में क्या हो सके, जो है जल का अवशोषण हो सके, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ सके। तो हम यह लिखते हैं कि होस्ट्रा के कारण जल अवशोषी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, कॉलोन में होस्ट्रा के कारण जल अवशोषित सतह का क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है। ठीक, चलिए, तो यहां पे क्या होगा, ये कॉलोन में जो क्या मेनली काम क्या हो रहा है, कॉलोन के अंदर जो है वो जल का अवशोषण ही हो रहा है। देखिए, वैसे जो जल का जो अवशोषण है वैसे तो वो अत्यधिक मात्रा में हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसी में हो जाता है, यानी कि छोटी आंत में हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि फिर भी कुछ मात्रा के अंदर जो क्या होता है कि जल
जो अधबचा भोजन होता है उसके साथ में जो है वो आ जाता है। तो ठीक है, तो जो 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 शेष बचा हुआ जल है उसका अवशोषण कहाँ पर होता है, वो हमारे होस्टा में होता नहीं, कॉलोन के अंदर इसका अवशोषण हो जाता है। चलिए अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे एसिमिलेशन की। किसकी बात करेंगे, एसिमिलेशन की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, स्वांगीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्वांगीकरण। अब देखिए स्वांगीकरण से हमारा क्या तात्पर्य है, स्वांगीकरण से मतलब है कि जो अवशोषित पदार्थ है, यानी कि क्या है, जिस चीज का अवशोषण हो चुका है उसमें जो हमारा अवशोषित पदार्थ है अंतों में कहां तक पहुंचना चाहिए, अंत में ये उतक तक पहुंचना चाहिए, और फिर वहां क्या होगा, उसका यूज होगा। ठीक, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि अवशोषित पदार्थों का अंत में उत्क तक पहुंचने, अंत में उत्कों तक, अंत में उत्कों तक पहुंचने तथा विभिन्न क्रियाओं में, तथा विभिन्न क्रियाओं में उपयोग लाए जाते हैं। क्या हो रहा है यहां पे, अवशोषित पदार्थ का अंत में कहां तक पहुंच रहे हैं, उत्कों तक पहुंच रहे हैं, तथा विभिन्न क्रियाओं में उपयोग लाए जा रहे हैं। ठीक है, विभिन्न क्रियाओं में उपयोग लाए जाते हैं। ठीक, इस क्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण, या क्या कहते हैं इसको हम, एसिमिलेशन। असिमिलेशन कहते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉलोन में शोषण की बात कर ली, स्वांगीकरण इनकी, असिमिलेशन की बात कर ली। अब हम किसकी बात करेंगे, इजेशन की, अर्थात मल त्याग के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इजेशन अर्थात मल त्याग। ठीक, अब देखिए आहार नाल से मल को त्यागने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इजेशन कहते हैं या मल त्याग कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आहार नाल से, आहार नाल से मल को, आहार नाल से मल को अलग करने की क्रिया, मल को अलग करने की क्रिया को मल त्याग या फिर इजेशन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ। यहां पे क्या है, आहार नाल से मल को त्यागने की जो क्रिया है, हमने क्या कहा, इजेशन कहा, अर्थात मल त्याग कहा। इसमें क्या होता है, इसमें जो मल होता है वो कैसे हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो बचा कुचा जल होता है उसका क्या होता है, अवशोषण कर लिया जाता है। तो अब ये क्या है, एक ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है और थोड़ा थोड़ा चिपचिपा रहता है। ठीक, तो हम ये क्या कहते हैं कि यह ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तथा इसमें शरीर में यह रिफ्लेक्स
हम कहते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन या न्यूरल रिफ्लेक्स कहते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन या फिर न्यूरल रिफ्लेक्स क्या करता है, उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है या शुरू करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, रिफ्लेक्स जब होता है तो हमें मल त्यागने की इच्छा होती है। ठीक, चलिए, तो ये ठोस परिवर्तित रूप में आता है। अब हम देखें इसके अंदर कि जो विष्ठा होती है यानी कि मल त्याग करने के स्वरूप जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम विष्ठा बोलते हैं। तो जो विष्ठा का रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का भूरा रंग का, कभी गाढ़ा, अलग अलग रंग का होता है। ठीक है ना, तो विष्ठा का रंग मेनली जो होता है मुख्यतः वो कैसा होता है, भूरा होता है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, विष्ठा यानी कि मल। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको विष्ठा से, विष्ठा यानी कि मल का रंग भूरा होता है। किसके कारण, इसमें दो वर्णक उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये आपको नीचे का विजिबल है। चलिए, ठीक है, अब ये दो कौन कौन से वर्णक होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने इनको, पिगमेंट बोला। एक तो होता है हमारा स्टरकोबिलिनोजन, स्टरकोबिलिनोजन। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा स्टरकोबिलिन। ठीक है ना, और इसी में क्या पाया जाता है, ये जो हम कह सकते हैं कि इसमें साथ साथ में क्या पाया जाता है कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन भी उपस्थित होते हैं। ठीक, तो ये हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें जो दोनों वर्णक हैं, दोनों वर्णक कौन कौन से, बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन, कौन कौन से, बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन, इसमें वर्णक उपस्थित होते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन है, इन्हीं से क्या होता है, जो विष्ठा का रंग है वो बिलीरुबिन की वजह से भूरा होता है। हमारे शरीर में सबसे पहले क्या है, देखिए जो हीमोग्लोबिन, लीवर से हम चर्चा कर लें तो लीवर से जो बाइल का सिक्रेशन हो रहा है वहीं से क्या होता है, उसका रंग कैसा है, हरा रंग का होता है। ठीक है, तो ये सारा जो पार्ट है वो हीमोग्लोबिन से ही निकलता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन से ही वर्णक बनते हैं। तो हमारे शरीर में जहां जहां भी जो कलर चेंजेस होता है वो किसकी वजह से होता है, वो इस वर्णक यानी कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की वजह से ही होता है। चाहे उसके लिए हम बात करें, हमारे बाइल की बात करें हम, तो उसका जो रंग होगा वो भी इसकी की वजह से होगा। ठीक है ना, इन वर्णकों की वजह से। साथ ही साथ जो हमारे पेशाब का यानी कि जो हमारा यूरिन होता है, जो उसका पीला रंग होता है वो भी किसकी वजह से होता है, वो भी इसी वर्णक की वजह से होता है। तो शरीर में कोई भी जो है वर्णक अगर कलर रंग देगा तो वो किसकी वजह से होगा, इन्हीं वर्णकों की वजह से होगा। लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, किसकी वजह से वर्णक, यानी कि हमारा जो ब्लड है, जो हीम पार्ट है, ठीक है ना, उसी का जो प्यूरिफिकेशन होता है उस दौरान ही क्या होता है कि अलग अलग जगह पर ये अलग अलग प्रकार से अपने रंगों को देता है। ठीक, आई बात समझ में। तो यहाँ पे मेन वर्णक कौन कौन से, दोनों बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, और पिगमेंटेशन कौन सा है यहाँ पे, स्टरकोबिलिनोजन और स्टरकोबिलिन। ठीक, अब देखिए, अब हम अगर बात करें यहाँ पे तो क्या मैं डायग्राम रब कसता हूँ थोड़ा सा, ये आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए मैं इसको कंप्लीटली रब कर देता हूँ। अब देखिए, ये जो है हमारे जो विष्ठा में दुर्गंध का कारण, में दुर्गंध का कारण। ठीक है, अब देखिए विष्ठा में जो दुर्गंध आती है तो इसमें क्या उपस्थित होता है, इसमें होता है 3 मिथाइल इंडोल। क्या होता है, 3 मिथाइल इंडोल। ठीक है, 3 मिथाइल इंडोल की वजह से, और इसमें हम क्या बोले, इसमें क्या होता है, स्टरकोबिलिन भी होता है,
और H2S की वजह से, इथाइल बिंडल और H2S के कारण यह दुर्गंध देता है, दुर्गंध देता है। तथा साथ ही साथ में क्या होता है इसमें ना, थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर जो क्या होता है कि अमीनो जो एमसाइड है वही भी बनता है, वह भी रिलीज होता है। हम कहते हैं कि इसमें कुछ मात्रा में हम कहते हैं कि जो अमीनो है, अमोनिया है, अमोनिया एसिड नहीं सॉरी, अमोनिया भी होता है। ठीक है, तो कैसा एक्शन होगा ये? रिफ्लेक्स का एक्शन होगा। जब रिफ्लेक्स का एक्शन होगा तो हमें मल त्यागने की इच्छा होगी, और जो रंग आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? एस्टरकोब्लिन इसमें पिगमेंट है, और बिलीरुबिन बिलीवर्डिन की वजह से इसमें वर्णक है, यानी कि रंग मिल रहा है देखने को। विष्टा में दुर्गंध का कारण क्या है? 3 मिथाइल एंडोल है, और H2S के कारण दुर्गंध आ रही है। कुछ मात्रा में अमोनिया भी इसमें उपस्थित होती है। अब अगर हम फीसेस, ठीक है ना, अगर हम फीसेस की बात करें तो फीसेस की कंपोजिशन देख लें किस तरह से क्या क्या इसमें उपस्थिति होती है। ठीक, इसके अंदर हम बात करें सबसे पहले क्या होगा, इसमें वाटर 75% होगा। ठीक है, साथ ही साथ सॉलिड पार्ट ये 25% होगा। वाटर इसमें क्या है? 75% है। ठीक, सॉलिड पार्ट 25% है। अब साथ ही साथ इसके अंदर क्या होंगे? अनडाइजेस्टेड रोफेज, अनडाइजेस्टेड रफेज। ठीक है, जो भी हम सलाद वगैरह कहते हैं ना कि अच्छी डाइट खानी चाहिए, खाना खाना चाहिए ढंग से, तो हमें खाने के अंदर भोजन के साथ सलाद भी लेना चाहिए, क्योंकि सलाद में क्या होते हैं? ये रफेज उपस्थित होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये खाने के एब्सॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ मात्रा में क्या होता है कि ये रफेज भी पचते नहीं है। ठीक है ना, इनका अवशोषण नहीं हो पाता है। जब ये अवशोषण नहीं हो पाता तो ये अनडाइजेस्टेड रफेज जो होते हैं वो कुछ मात्रा के अंदर जो है क्या है, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तो हम क्या कहते हैं कि अराउंड 30% तक जो रफेज हैं ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या उपस्थित होता है? फैट 10 से 20% इसमें क्या निकलता है? फैट भी निकलता है। ठीक, और साथ ही साथ जो अनडाइजेस्टेड रफेज है वो 30% है। अब इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो कैसा है? इनऑर्गेनिक मैटर जो निकलेगा वो आपका 15% होता है। जो आपका इनऑर्गेनिक मैटर है वो कितना निकला है? यहाँ पर 15% है। तो यहाँ पे वाटर 75%, सॉलिड 25%, अनडाइजेस्टेड रफेज 30%। ठीक, और साथ साथ में जो आपका फैट है वो 10 to 20%, और इनऑर्गेनिक मैटर जो निकला है वो 15% है। इसी के साथ साथ इसमें कुछ मात्रा में जो बैक्टीरियाज हैं और जो प्रोटीन्स हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया तो ऑब्वियसली आपको मिलेंगे ही सही, क्योंकि मल का भाग है। ठीक, तो इसमें जो बैक्टीरिया है 3% तक। ठीक, और इसके अंदर हम क्या कहते हैं, इसमें जो प्रोटीन है वो हमें मिलेगा 3%। तो ये क्या हो गया? ये आपके मल का कंपोजिशन हो गया, फीसिस। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में क्या किया हमने, कंप्लीटली जो अवशोषण का भाग है पूरी तरह से हमने उसके बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं कि जो भी हमने आज पढ़ा होगा आपको सब कुछ समझ में आया होगा। डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा, उसमें हमने एनसीईआरटी के 3 जो पॉइंट हैं उनके बारे में हमने चर्चा करी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगली कक्षा में हम बात करेंगे कुछ और नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।